वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बोला ये गाय यार, जिंदगी में अगर आप लोग कुछ बड़ी कामयाबी चाहिए ना, जो कि आप लोगों को लगता है कि आज तक आप लोगों के परिवार में, आप लोगों की रिश्तेदारी में किसी के द्वारा अचीव नहीं की गई है, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बड़ा काम नहीं करना है। आप लोगों को छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। छोटे छोटे काम में कैसे होते हैं, जैसे कि सबसे जो जरूरी होता है इस चीज के बीच में, जो मुझे लगता है पर्सनली, आप लोगों को बेसिकली अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। आप लोगों को कितने टाइम सोना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है। बल्कि एक बार को सोने का टाइम आप लोगों का लेट भले ही हो जाए, पर लेकिन उठने का टाइम आप लोगों को अपना कम से कम फिक्स कर देना चाहिए। पर लेकिन सोने और उठने का अगर दोनों ही फिक्स कर दिए तो सोने पे सुहागा होगा। कोशिश करो अपनी नींद जो है वो 5 से 6 घंटे या 7 घंटे मैक्सिमम, इससे फालतू टाइम वेस्ट करना है बेसिकली, खासकर इस उम्र में। बोलेंगे लोग आपको 8 घंटे की नींद चाहिए, 9 घंटे की नींद चाहिए, ठीक है, सो लो भाई साहब, जिंदगी का 1/3 तो आप लोग सोने में ही गुजार दोगे। तो ये कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए बॉडी की ना, आप लोगों को जैसे अपना शरीर होता है, अगर आप लोग उसको ढंग से देखेंगे तो उसकी एक बॉडी क्लॉक होती है। अगर इस बॉडी क्लॉक को आप लोगों ने एक बार सेट कर दिया, किस टाइम सोना है, किस टाइम भूख लगेगी, क्या क्या चीजें होगी, तो फिर आप लोग कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। ये बॉडी क्लॉक अपना आप लोग सेट कर सकते हैं अगर एक पैटर्न को आप लोग फॉलो करना स्टार्ट कर दे। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, भले ही आप लोग अलार्म ना लगाएं, एक टाइम आप लोगों ने देख लिया कि इस टाइम आप लोग उठते हैं, तो आप लोग डेली उसी टाइम आप लोग की आंखें खुल जाएंगी। भूख लगने वाली बात करें, अगर डेली आप लोग मॉर्निंग में नाश्ता 8 बजे करते हैं तो 8 बजे के करीब आप लोगों को भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी चीजें आप लोगों ने नॉर्मल देखी होगी। इवन ये पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने अगर पुट्टी करने का भी टाइम अगर अपना सेट कर रखा है तो भी आप लोग यहां पर देख पाएंगे, आप लोग की बॉडी उस चीज को अडेप्ट कर लेती है। कोई भी काम आप लोग कर लीजिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं बॉडी की, कि बॉडी के अंदर एक बॉडी क्लॉक होती है और उसको आप लोग इसी तरीके से सेट कर सकते हैं जिस तरीके की आप लोग की रिक्वायरमेंट है। तो फिर आप लोग इस बॉडी क्लॉक को सेट क्यों नहीं करते, फिर इस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो जब आप लोगों के पास में इतनी शानदार चीज है तो इसको इंप्लीमेंट करके तो देखो क्या रिजल्ट आप लोग के सामने निकल कर आते हैं, और फिर आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, जो आप लोग की वीडियो थी कंप्लीट अगस्त मंथ की, वो अपलोड कर दी है मैंने मॉर्निंग में लगभग 6 बजे करीब। तो ये पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा, बहुत शानदार वीडियो है, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। अगर आप लोगों में यहाँ पर एक थोड़ा सा इसका अगर एक ओवरव्यू दूं, तो इसके अंदर जो मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट वाली वीडियो में, ओलंपिक वगैरह हम लोगों ने कवर नहीं किया था, तो इसके अंदर सारा ओलंपिक मैंने कवर किया है, क्या क्या चीजें हैं एक शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जो भी रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ईपीएफओ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आप लोगों को याद होगा, ये भी रिविजन यहाँ पर किया गया है, और कई सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है, सारी यहाँ पर हम लोगों के द्वारा इस वीडियो के अंदर कवर की गई है। तो लगभग मुझे लग रहा है शायद 90-100 के करीब स्लाइड मैंने डिस्कस किए इसके अंदर, ठीक है। ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ये असेंबली के बारे में मैंने इसमें डिस्कस किया काफी डिटेल में, ठीक है। इसी के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें पूरे अगस्त के महीने की थी, तो 2 घंटे के अंदर पूरा एक महीना जो है वो आप लोग की नजरों के सामने से आप लोगों को निकलता हुआ नजर आएगा। जहां मुझे लगा मैं बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस करना है, वहां मैंने मैप के ऊपर भी नजर डाली है। जो मुझे लगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई जा सकती है, जहां पर अगर आप लोगों ने करंट अफेयर उठाकर भी नहीं देखा है तो भी आप लोग इसको पढ़कर एक ओवरव्यू अपना लगा सकते हैं कम से कम, कि अच्छा ये चीजें हैं। जहां हिस्ट्री के पॉइंट लगे मुझे इंपॉर्टेंट, वहां मैंने हिस्ट्री भी कवर की है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग सकते थे। तो देखिए ये एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आप लोगों को बस यहाँ पर इसमें हिस्ट्री देखने को मिलेगी, करंट देखने को मिलेगा। जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट, वो हर एक पर्सन स्पेसिफिक न्यूज अगर कोई आ गई, ठीक है, जैसे यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन सा अवार्ड होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट जो चीजें थी, जो मुझे लगा कि आप लोगों तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए, वो सारी चीजें कवर की गई यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो पीडीएफ है वो इसकी टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड आप लोग कराई दूंगा, पीडीएफ जाकर आप लोग डाउनलोड करिएगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, थोड़ा सा रिवीजन कर अगर चले जाओगे ना, तो फिर आप लोग की सारी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैंने कवर की है, जो भी स्लाइड में आप लोग को दिखा रहा हूं यहाँ पर, तो ये लगभग 100 के करीब स्लाइड आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो देख लेंगे तो पूरा आप लोगों का जो करंट अफेयर है वो खासकर अगर मैं बात करूं यहाँ पर कवर हो जाएगा आप लोगों का। ये बेसिकली किसका, ये आप लोगों का अगस्त महीने का, ठीक है। तो छोटी से माइन्यूट इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो सारी मैंने इसके अंदर यहाँ पर डिस्कस की है। 100 से ज्यादा स्लाइड है यार, 100 से भी ज्यादा स्लाइड है, ठीक है। तो इसमें ये पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, फिर आप लोग रिवीजन कर लेना, तो ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट देखने को नहीं मिले। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने फिर से यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये कुछ था एक ओवरव्यू जो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने देखा जब वीडियो वो अपलोड की तो उस पर रिस्पॉन्स कोई ढंग का आया नहीं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि चलो हो गई बस, लेकिन आप लोग खोल के तो देखो तो सही एक बार वीडियो के अंदर चीजें क्या क्या हैं, तब आप लोगों को पता चलेगा क्या क्या चीजें उसके अंदर डिस्कस की गई हैं, तभी तो आप लोगों को आइडिया लगेगा। तो वीडियो जरूर देखेगा और इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में।
क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, इसका आंसर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को दूंगा। सलमा डैम किस कंट्री के साथ में इंडिया का ज्वाइंट वेंचर रहा है? यहाँ पर ये इंडिया और नेपाल के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो यहाँ पर पाकिस्तान तो देखिए वो सॉरी चाइना और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान होता तो वो तो ऑप्शन ना ही होता कम से कम, ठीक है। वो तो आप लोग वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर आप लोग को ये बताना है, चाइना और पाकिस्तान के बीच में हो सकता है, क्योंकि इनकी एक काफी अच्छी यारी है, ठीक है। बाकी अगर बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके बारे में आप लोग स्टेटमेंट बताइए। एक अटेम्प्ट कीजिएगा ओलंपिक के बारे में। बात की जा रही है कि ओलंपिक का जो मोटो ऑफ द ओलंपिक है, कंप्लीट ओलंपिक यहाँ पर, ठीक है। तो इसको बोला गया यहाँ पर बेसिकली सिटिस, इसी के साथ में एल्टियस, यहाँ पर नेक्स्ट है फोर्टियस, ठीक है। तो इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को जब डिस्कस करूंगा। बोला गया जो मोटो था वो जो कॉइन किया गया था, तो पर्टिकुलर जो पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया यहाँ पर, ठीक है। तो बात की गई यहाँ पर बैरन पियरे, ठीक है। तो बैरन पियरे डे इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली इसको बनाया गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो ब्लू रंग है वो रिप्रेजेंट करता है यूरोप को, येलो रिंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है अमेरिका कॉन्टिनेंट को। तो जो 5 जो रिंग होते हैं ओलंपिक के अंदर, कौन कौन से कॉन्टिनेंट को वो यहाँ पर बताते हैं। तो आंसर देना है, ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। फिर से बोल देता हूं, आप लोग कई सारे क्वेश्चन गलत करके आते हैं जो भी एग्जाम होता है। ये देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, ये ध्यान रखना आप लोगों को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जब भी कोई भी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अभी भी कल भी पेपर थे यहाँ पर, कई सारे बच्चे पेपर देकर आए, उन्होंने द्वारा पेपर भी सेंड किए गए। मुझे काफी अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोग पेपर देकर आते हो और फिर बताते हो कि सर ये चीजें थी इसके अंदर और ये चीजें अच्छी हो गई। तो यही तो चीजें यार, बस और क्या चाहिए, इसको अच्छे से एंजॉय करते रहो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है यहाँ पर, ये है भूपेंद्र पटेल। तो यहाँ पर भूपेंद्र पटेल जो है वो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बन गए हैं गुजरात के। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो गए हैं यहाँ पर उनका नाम था विजय रूपानी। अगर गुजरात से आप लोग निकल कर आते हैं तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, बाकी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा। अगर बात करें हमारे संविधान के अंदर, तो आर्टिकल 163 है। आर्टिकल 163 यहाँ पर क्या करता है, गवर्नर जो है वो एक तरीके से एडवाइस पर काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जो कि हेड की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। यानी कि अगर यहाँ पर गवर्नर को कोई काम करना है तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस चाहिएगी। नॉर्मली यहाँ पर एक तरीके से अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होगी तो गवर्नर को एडवाइस कौन करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है सेंटर के पास में जो भी काम होता है वो यहाँ पर बेसिकली ये प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। तो वो सेम काम यहाँ पर जो गवर्नर कर रहा है वहां प्रेसिडेंट करता है, और यहां पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रही है चीफ मिनिस्टर के नीचे, वहां पर प्राइम मिनिस्टर के नीचे करती है। तो आर्टिकल 163 यहां पर बोलता है। पर लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें गवर्नर जो है वो खुद की अपनी बुद्धि यूज करता है, तो वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आर्टिकल 164 गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर, और उसी के बाद में यहाँ पर जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद में उनके रिकमेंडेशन पर जो उनके मंत्रीगण है उनको अपॉइंट किया जाता है। तो ये आर्टिकल 164 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आर्टिकल 167 जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है वो एक तरीके से कम्युनिकेट करता है ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन टू द, यहाँ पर बेसिकली गवर्नर को बताएगा, क्योंकि गवर्नर के नाम पर काम किए जाते हैं। सेम बिल्कुल जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, और पॉलिटी के अंदर ये मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रखा है, तो ये आप लोग जरूर देखिएगा। एक बच्चे के द्वारा कल जो है 20 लेक्चर पॉलिटी के देखे गए ये काफी अच्छा लगता है जब इतने फास्ट तरीके से आप लोग रिवीजन कर रहे हो। उसके द्वारा बताया गया सर 20 लेक्चर कंप्लीट किया आज पॉलिटी के। तो आप लोग देख सकते हैं पॉलिटी अगर इस तरीके से करने बैठेंगे तो 8-10 दिन के अंदर पॉलिटी को निपटा देंगे आप लोग, ठीक है। तो अच्छे से चीजें कंप्लीट कीजिए। बात की जा रही है यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेगा तो आर्टिकल 74 यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। तो जैसे वहां पर गवर्नर थे, यहाँ पर बेसिकली रहेंगे प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को यहाँ पर एडवाइस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि हेड की जाएगी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो इसके चलते आर्टिकल 75 जो है यहाँ पर ये मेंशन करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि भाई साहब ये हमारे जो है बेसिकली ये हमारी सेना होगी, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। तो मिनिस्टर जो होते हैं वो ऑफिस जो होते हैं वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से लेते हैं, देखिए याद रखिएगा, ठीक है। जो इंडिविजुअल मिनिस्टर जो होते हैं वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से यहाँ पर अपना बेसिकली उनकी एक तरीके से जो नहीं कहते कि इनके हिसाब से यहाँ पर एक इनके नाम पर काम किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है वो लोकसभा की रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो ये याद रखना, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं सारे मैटर प्रेसिडेंट से, जैसे वहां पर गवर्नर कम्युनिकेट कर रहे थे। तो आप लोगों से ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर देखने को मिली, नियरली 16 लाख के करीब स्टूडेंट जो हैं उनके द्वारा नीट लिखा गया, NEET।
तो नीट जो है यहाँ पर ये काफी कंट्रोवर्सी में रहा है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसको बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो जिसको नहीं पता है उसको थोड़ा बता देता हूं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जिसको आप लोग नीट बोलते हैं, इसको पहले यहाँ पर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से जानते थे। तो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जो है आप लोगों को नाम से देखते हैं, मेडिकल के नाम पर यहाँ पर बात की जा रही है। तो आज की डेट में अगर ऑल इंडिया लेवल पर आप लोग एमबीबीएस या फिर बीडीएस या फिर आयुष में जो भी यहाँ पर पोस्ट होती है उसमें अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है अब कंट्री के अंदर में, अगर आप लोग नॉर्मली डॉक्टर बनना चाहते हैं ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर इसको कंडक्ट कराने वाली एजेंसी कौन सी है, वह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसके बारे में बात करूंगा। ये सारी चीजें जो होती हैं बेसिकली डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंदर, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंदर में आती है, और स्टेट जो काउंसिल ऑथोरिटी होती है उसके लिए सीट भी यहां से एलोकेट की जाती है। जो NEE जो अंडर ग्रेजुएट है इसके द्वारा रिप्लेस किया गया ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जो मैंने बताया अभी यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर ये टेस्ट होता था वेरियस जो मेडिकल जो भी पोस्ट है उसके लिए। अगर बात करें ये थोड़े लंबे समय तक यहाँ पर कोर्ट के अंदर मैटर भी पड़ा रहा 2014-15 तक, जिसके लिए काफी कंट्रोवर्सी रही, क्योंकि ये बोला गया था कि जो भी इसके अंदर सिलेबस आएगा वो तो भाई साहब सीबीएसई के बेस पर आएगा। अब कोई स्टेट के अंदर अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो स्टेट का सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर है तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र के अंदर है महाराष्ट्र का। तो इस तरीके से वो इंसान चीजें पढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मुद्दा यहाँ पर ये हो जाता है कि उसके साथ में कॉम्पीट कैसे करेगा जो सेंट्रल लेवल के जो सीबीएसई के जो बोर्ड से पढ़ रहे हैं। तो ये कई सारी कंट्रोवर्सी रही और कोर्ट में भी यहाँ पर केस पड़ रहा। तो जो नीट यूजीसी है ये एक सिंगल एंट्रेंस बना दिया है देश के अंदर। अब लगभग 66,000 जो एमबीबीएस और बीडीएस की जो सीट भरी जाएंगी देश के अंदर वो अब इसी एग्जाम के थ्रू यहां पर भरी जाती है। तो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर इसलिए बच्चे एग्जाम देते हैं। तो 66,000 जो सीट भरी जाएगी उसके लिए 16 लाख बच्चों के द्वारा यहां पर ये नीट की परीक्षा देगी, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करते हैं यहां पर अगर बात करें आफ्टर जब इनेक्टमेंट यहां पर किया गया एनएमसी एक्ट के यहां पर, ठीक है, तो सितंबर में यहां पर तो नीट जो है उसके चलते यहां पर सोल एंट्रेंस बन गया। इससे पहले यहां पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसको एम्स बोलते हैं, और जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा JIPMER, ये अपने अलग से एग्जाम कंडक्ट कराते थे। पर लेकिन जैसे यहां पर जो नीट का एग्जाम होना स्टार्ट हो गया, एक अच्छी चीज यहां पर ये हुई कि इसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया। अब ये भी इसका पार्ट यहां पर बन चुका है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार, जैसे कि NTA के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किसकी है, गवर्नमेंट की एजेंसी है। यहां पर ये बेसिकली अप्रूव की गई थी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा और स्टेब्लिश किया गया था 2017 में कि यहां पर ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। अपॉइंट किया गया यहां पर विनीत जोशी एज ए फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। इसके NTA जो है यहां पर ये रेस्पॉन्सिबल है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो मेंस होता है जेई का, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, तो यही कंडक्ट कराती है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस जो कि अभी हम लोगों ने बात की, इसी के साथ में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET यही कंडक्ट कराती है। कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट जो CMAT होता है ये कंडक्ट कराती है। और यहां पर GPAT जो है यहां पर ग्रेजुएट फार्मेसी ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो ये सारे जो टेस्ट होते हैं यहां पर इसी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। एक और काफी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर ये बात की जा रही है नेट ग्रिड के बारे में। नेट ग्रिड जो है बोला गया कि फाइनली ये यहां पर पिक्चर में आ गया है। अब यहां पर बेसिकली एक तरीके से इसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा अभी यहां पर बोला गया, एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि जल्दी ही नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जिसको नेट ग्रिड बोला गया वो देखने को मिलेगा। आखिर ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिकली नेट ग्रिड की पहले तो फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। तो नेशनल इंटेलिजेंस जो ग्रिड है यहां पर ये एक तरीके से यहां पर फ्रेमवर्क लाया गया था। जो फॉर्मर होम मिनिस्टर थे हमारे यहां पर P चिदंबरम साहब जब कांग्रेस पावर में थी तो उस टाइम पर इनके द्वारा बोला गया था कि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए। आखिर क्यों, देखिए अगर यहां पर एक नेशनल इंटीग्रेटेड ग्रिड रहेगा तो सारा डेटा एक जगह इकट्ठा होकर आ जाएगा। आप लोग ये देखिए, एक पर्टिकुलर चोर है, उसने चोरी की आज की डेट में मान लीजिए कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर में, चोरी कर भाग गया तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है। तो एक तरीके से आउट ऑफ रीच हो गया। कोई गाड़ी चुराई उत्तर प्रदेश के अंदर से लेकर चला गया उसको महाराष्ट्र के अंदर में। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु की जो पुलिस आपस में कांटेक्ट नहीं करेगी तो यहां पर चोर को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है यहां पर एक इंटीग्रेटेड डेटा होना चाहिए जिसमें सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। अगर कोई भी स्टेट में कहीं पर भी कोई पर्टिकुलर ऐसा
इंसान जाता है कहीं पर रेप किया, किसी का मर्डर किया, भाग गया कहीं और, तो ये सारी चीजें आइडेंटिफाई की जा सके प्रॉपर वे में, तो इसको यहां पर लाने की बात की गई थी। काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में हालांकि ये रहा, बोला कि स्टेट की जो संप्रभुत्व, एक तरीके से स्टेट का जो नहीं इंडिपेंडेंस हट करेगा, क्योंकि यहां पर इसको काफी ज्यादा पावर देने की बात की गई। तो बोला गया कि स्टेट के सब्जेक्ट के अंदर आता है लॉ एंड ऑर्डर ये सब मेंटेन करना, तो दिक्कत देखने को मिलेगी। यहां पर पुलिस भी स्टेट के अंदर आता है, स्टेट सब्जेक्ट के अंदर में, तो कई सारी ऐसी बातें बोली गई, ठीक है। पर लेकिन ये जरूरी हो गया था जब 26/11 अटैक हुआ हमारी कंट्री में मुंबई के अंदर, और काफी सारे लोगों की जान चली गई 2008 में। तो उसके चलते लगा कि यार कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस, जो यहां पर इंडियन इंटेलिजेंस ये गैदरिंग करे इंफॉर्मेशन को, ताकि पता चल सके कोई ऐसी हरकतें घट रही है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि जो नेट ग्रिड है और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग ये बताइए किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इनके द्वारा मिलकर बात की गई यहां पर नेट ग्रिड इनके चलते यहां पर अगर कल को चलकर कोई किसी एरिया में अगर कोई व्हीकल चोरी हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में अगर बात करें तो चोरी हो गया कहीं से गाड़ी मोटरसाइकिल, दूसरे एरिया में ले जाकर बेच दी, उसको कौन चेक कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते जो ये इनिशिएटिव है, इसका मतलब ये था कि सेंट्रलाइज डेटा आप लोगों के सामने आ जाएगा निकलकर। सेंट्रलाइज डेटा मतलब आज की डेट में अगर बैंक के अंदर आप लोग अकाउंट खुलवाने जाते हैं, अगर एसबीआई के अंदर आप लोगों ने अकाउंट खुलवा लिया मान लीजिए, तो पता रहेगा यहां पर कि एसबीआई की किस ब्रांच में अकाउंट है। अब आप लोग देश के अंदर कहीं भी जाकर एसबीआई में अकाउंट नहीं खुलवा सकते। एक अकाउंट अगर एसबीआई में आप लोग खुल गया, पहले क्या था एक ही बैंक में कई सारे अकाउंट आप लोगों को देखने को मिलते थे, ये सारी चीजें सामने निकल कर आती थी। पर डुप्लीकेशन अकाउंट यहां पर मना कर दिया है। एक बैंक में एक अकाउंट खोल सकते हैं, अब दूसरे बैंक में जाकर दूसरा अकाउंट खोल सकते हैं, पर लेकिन एक ही बैंक में दो अकाउंट नहीं खुलेंगे। हाँ, ज्वाइंट अकाउंट खुल सकता है एक ही बैंक में, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसी के चलते सेंट्रलाइज सिस्टम यहां पर आ गया, तो ये चीजें आप लोग को देखने को मिली। पुलिस जो है जब 7वें शेड्यूल के अंदर जाएंगे, संविधान में 3 लिस्ट हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर यहां पर पुलिस को रखा गया है ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। इसीलिए अरविंद केजरीवाल साहब जी जो है कई बार रोते रहते हैं कि भाई साहब हमको भी पुलिस दे दो, हमारे पास में तो कुछ ही नहीं, हम क्या करेंगे। तो ये चक्कर निकलकर यहां पर आता है। तो लगभग 14,000 के करीब हमारे देश में पुलिस स्टेशन है, उनके अंदर जो भी डेटा होगा उसको इकट्ठा करके एक जगह रखा जाएगा। कहां पर क्या क्या एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यहां पर दर्ज की जा रही है वो देखा जाएगा। और यहां पर बात की जा रही है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसको CCNTS डेटाबेस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस, ठीक है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा यहां पर मेंटेन किया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है ये सेंट्रल रेपोजिटरी की तरीके से, यानी कि एक तरीके से सारा डेटा इकट्ठा कर यहां पर ही रखती है, ताकि अगर जरूरत पड़े यहां पर CCTNS, इसी के साथ में यहां पर नेट ग्रिड के लिए, तो यहां पर इसी के चलते चीजें निकल कर आती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है यहां पर। तो नेट ग्रिड अगर आता है तो काफी फायदा देखने को मिल जाएगा चीजों को टैकल करने के लिए। अब थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं यहां पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ऊपर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है ये 1986 में बनाई गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि ऐसे ही बना दी कि हवा में, ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई साहब, हवा ही कुछ नहीं हुआ। दो यहां पर ऐसी रिकमेंडेशन आई, एक तो नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा 1977 से 1981 तक, और दूसरा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की टास्क फोर्स है उसके द्वारा बोला गया कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि कम से कम पता तो हो दिक्कत कहां पे है। आप लोग टेस्ट लगाए जा रहे हैं, ठीक है, पुराने क्वेश्चन पेपर सोल्व किए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पता तो होना चाहिए ना कौन सा सब्जेक्ट सही है, कौन सा सब्जेक्ट गलत है, ठीक है। तो तभी तो आप लोग आगे चीजों को इंप्रूव करोगे। तो प्रॉपर टेस्ट लगाने के बाद में एनालिसिस भी करना है, ऐसा नहीं टेस्ट लगाया फेंक दिया, आधे ऐसे पढ़े जा रहे हैं, टेस्ट ही नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना चीजें होंगी। तो ये चीजें जरूरी है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो रेपोजिटरी इंफॉर्मेशन जो है क्राइम एंड क्रिमिनल के बारे में, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है और पहले भी पूछा जा चुका है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये यहां पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जो कि होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। इसी के साथ में इसी के द्वारा डेवलप किया जाता है यहां पर CCNTS जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, याद रखिएगा, यहां पर बोलते हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ठीक है। तो ये इसी के द्वारा यहां पर ये मेंटेन किया जाता है। 2009 में चीजें स्टार्ट की गई थी, ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि आगे चलकर चीजों को सुधारा जा सके। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अडेप्ट किया गया यहां पर ई-गवर्नेंस के थ्रू ऑनलाइन सारी चीजें इकट्ठी की जाती हैं, कहीं पर भी बैठकर आप लोग इन चीजों को एक तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके की चीजें, जिसके बारे में आइडिया रखेगा। क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं। हमारे देश में रेप जो है इतना कॉमन हो गया कि रेप सुनकर ऐसा लगने लगा कोई बड़ी चीज है ही नहीं है, पर लेकिन रियलिटी में जिसके साथ में होता है उसको पता चलता है एक तरीके से उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है। तो ये काफी खतरनाक है। इसके चलते यहाँ पर इनके ऊपर बेसिकली मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए, उनका सोल्यूशन होना चाहिए। नेशनल जो बात करें कमीशन ऑफ वुमेन, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। अभी यहाँ पर पुलिस को बोला गया मुंबई रेप केस में ढंग से एक तरीके से, देखिए होता क्या है, अगर कोई गरीब कोई उल्टी सीधी हरकतें कर दे तुरंत सारे एक्शन लिए जाएंगे, जेल में चला जाएगा, सारी चीज हो जाएगी।
पर लेकिन अगर कोई साहूकार, कोई बिजनेसमैन, कोई पॉलिटिशियन ये हरकतें कर दे तो फिर उसके ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश की जाती है। वहां पर आईएएस तक उनके घर जाकर बैठ जाते हैं कि ये केस उल्टा ले लो और नहीं तो ये हो जाएगा। पुराने देखे होंगे आप लोगों ने, कई सारी वीडियो वायरल हुई, आईएएस आईपीएस तक जाकर धमका रहे हैं घर वालों को कि हाँ ये पॉलिटिशियन है, केस को वापस ले लो, ये बिजनेसमैन है, केस को वापस ले लो। ऐसी ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। यानी कि इंसान जो है जिस पोस्ट पर बैठा हुआ है उस पोस्ट से नीचे गिर जाता है, वो सारी गरिमा खो देता है। बेसिकली ऐसी हरकतें निकल कर आती है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूट यानी कि पार्लियामेंट में एक्ट पास कर यहां पर ये बॉडी बनाएगी। इस बॉडी के बारे में क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आप लोगों को ये बॉडी देखने को मिलेगी। 1992 में यहां पर ये बॉडी बनाएगी। यहां पर नेशनल कमीशन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया, उसके चलते यहां पर चीजें इंप्लीमेंट की गई। फर्स्ट जो इसकी हेड थी यहां पर, ये थी यहां पर जयंती पटनायक, और यहां पर अभी फिलहाल रेखा शर्मा है जो इसकी चेयरपर्सन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाएगा आप लोगों को, यहां पर याद रखिएगा। एक पर्टिकुलर न्यूज, बेसिकली एक न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, सेल्टर एक तरीके से, या फिर एक मैगजीन टाइप में बोल सकते हैं, जिसका नाम है यहां पर राष्ट्रीय महिला। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला अगर पूछे आप लोगों से कौन पब्लिश करता है तो याद रखिएगा ये मंथली मैगजीन टाइप में है, यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पब्लिश करती है कि महिलाएं क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं देश के अंदर में, उसका एक डेटा, लेखा जोखा तैयार करके आप लोगों के सामने रखा जाता है। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन कई सारी ऐसी बन जाती हैं, तो एग्जाम में कंफ्यूजन होगा तो आप लोग फिर कैसे आंसर दे पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, इसके बारे में याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर बेसिकली बोडो लैंड के बारे में बात की जा रही है, तो कई सारे बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे। तो नॉर्मली अगर आप लोग देखिएगा, कोकराझार हो गया, चिरांग हो गया, इसी के साथ में यहां पर बक्सा हो गया और उदालगिरी हो गया, ये एरिया काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। और ये आप लोगों को आसाम के अंदर देखने को मिलेगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर के थोड़ा सा ऊपर जब जाएंगे। हुआ क्या इसके बाद में, यहां पर कई सारे अभी एग्रीमेंट निकल कर आए, तो उसी के बारे में बात करूंगा। 3 एग्रीमेंट के बारे में। पहला जो यहां पर बोला गया है, फर्स्ट बोडो अकॉर्ड बोला गया इसको, जब काफी ज्यादा क्लैश हो गए यहां पर, तो ये साइन किया गया 1993 में। यहां पर बेसिकली यहां पर फर्स्ट बोडो अकॉर्ड साइन किया गया ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के साथ में 1993 में, और क्रिएट किया गया यहां पर बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल क्रिएट की गई, ताकि उनको थोड़ी पॉलिटिकल पावर दी जा सके और अपने लोकल एरिया को अपने हिसाब से डेवलप ये कर सके। पर लेकिन आप लोगों को पता है चीजें जो है वो आराम आराम से बढ़ती है। तो यहां पर चीजें जो थी वो अप टू द मार्क नहीं हुई, तो आगे चलकर सेकंड बोडो अकॉर्ड आया गया। तो सेकंड लाया गया 2003 में। यहां पर बेसिकली यूनियन, यहां पर जो बेसिकली सेल्फ गवर्निंग बॉडी क्रिएट की गई बोडो एरिया के अंदर में, यहां पर, ठीक है, स्टेट ऑफ आसाम के अंदर में, जिसको बोला गया बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल थी, यहां पर टेरिटरी को बेसिकली वर्ड यूज कर लिया गया। तो एक फाइनेंशियल और पावर यहां पर थोड़ी दे दी गई सेकंड अकॉर्ड जब साइन किया गया। जब तीसरा अकॉर्ड आया यहां पर ये, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा 2020 में साइन किया गया। यहां पर बोडो टेरिटोरियल एरिया जो डिस्ट्रिक्ट यहां पर नाम बना दिया गया, बोडो टेरिटोरियल रीजन यहां पर आप लोगों को देखने को मिली, इसको रीनेम कर दिया गया, यानी कि रीनेम किया गया बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट को बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। तो इसके चलते यहां पर चीजें देखने को मिली। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमस पावर यहां पर दे दी गई 6th शेड्यूल के तहत। ठीक है, 6th शेड्यूल में मैंने आप लोगों को बोला था, अगर आप लोग जाकर देखेंगे एटीएम, ठीक है, तो एटीएम में मणि नहीं है, यानी कि मणिपुर नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से यहां पर राज्य आ जाते हैं फिर आप लोगों को ये बताना है। तो ये बताना है आप लोगों को 6th शेड्यूल के अंदर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो देखता हूं किस किस को पता है, किस किस को याद है, यहां पर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में इसको। अगर बात करें यहां पर ये अभी जो प्रोविजन है इसके अंदर, तो यहां पर बोला गया कि और भी कई सारी चीजें अब यहां पर आ गई हैं। बेसिकली यहां पर बोडो टेरिटोरियल रीजन के अंदर में एक बड़ा एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर जो विलेज है वो डोमिनेट किया जाता है बोडोज के द्वारा, आउटसाइड वो भी अब यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरीके से चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है इसके बारे में। ठीक है, देखिए यार, जब भी आप लोगों को लगे ना कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आप लोग जरूर कीजिए। आज के डेट में जैसे कि पक्षी हैं, आज के डेट में कहीं पशु हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कई सारे जो लोग यहाँ पर ये कबूतरों को खाना खिलाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा 2-4 रुपए, 10, 15, 20 रुपए की अगर कुछ ऐसा काम करते हैं तो काफी कुछ फायदा देखने को मिल जाता है, खासकर उन पक्षियों के लिए। ठीक है, आज के डेट में दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसके चलते ये कुछ चीजें बेसिक हो गई हैं, जिसको आप लोग जरूर अपनी लाइफ का पार्ट बनाइएगा। इससे आप लोगों को मन को भी शांति देखने को मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो बात की जा रही है, नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अभी बोला गया है कि अनकल्टिवेटेड लैंड जो है वो आउटसाइड गुरुग्राम, नोट अरावली। तो यानी कि देखिए अभी क्या हुआ था, बेसिकली केस ये आया था कि जो अरावली वाला रीजन है उसमें काफी ज्यादा यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है, काफी एनक्रोचमेंट उसका किया जा रहा है। तो इसके चलते जब कोर्ट में ये मैटर पहुंचा तो कोर्ट ने बोला कि अरावली वाली रेंज में यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को हरकतें नहीं करनी चाहिए, और हरियाणा और इसी के साथ में बेसिकली जो राजस्थान है, दोनों को यहाँ पर ये बातें बोलेगी। तो ये तो आप लोगों से शायद ही कोई पूछने वाला है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है मैप बेस्ड
विशेष क्वेश्चन कि अरावली रेंज जो है वो कहां से होकर गुजरती है। तो गुजरात से स्टार्ट होती है, राजस्थान से जो होती है, हरियाणा से होती है, दिल्ली तक पहुंचती है अरावली रेंज। तो यहां पर सबसे बड़ा जो पोर्शन है अरावली रेंज का वो कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये याद रखिएगा, राजस्थान में सबसे बड़ा पोर्शन आप लोगों को अरावली रेंज का देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर अगर आप लोग देख पाते हैं तो यहां पर ये थार डेजर्ट भी राजस्थान के अंदर है, बेसिकली पाकिस्तान के साथ में टच करता हुआ नहीं है, और अरावली रेंज यहां पर देखने को मिलेगी। ऐसे यहां पर ये विंध्या रेंज होगी, सतपुरा रेंज होगी। अच्छा, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के अंदर अगर मैं पूछूं कौन सी रिवर है, क्या आप लोगों को पता है? जाकर देखिएगा, इसको थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके बारे में भी, तो हल्की सी इंफॉर्मेशन है, छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन कई बार बन जाती है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, एनसीएलटी और आईटीएटी। एनसीएलटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और इसी के साथ में नेक्स्ट क्या है यहां पर? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल में यहां पर अभी नए मेंबर लाए जा रहे हैं, लगभग 31% के करीब नाम जो है देखने को मिले यहां पर, तो उनका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, जो कई सारी वैकेंसी खाली पड़ी हुई थी। तो ट्रिब्यूनल के बारे में अगर क्वेश्चन बन जाए, क्या पूछा भी गया था आप लोगों से, अगर आप लोगों ने देखा होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर याद रखिएगा, ट्रिब्यूनल जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के हिसाब से काम नहीं करते हैं, वो नेचुरल जस्टिस के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप लोगों को याद रखना है, जो एनजीटी के बारे में डिस्कस किया था। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है 2010 में स्टैब्लिश किया गया था, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर देखता है। ठीक है, इसी के साथ में आर्टिकल 21 से इसकी पावर निकल कर आती है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। अभी यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रिब्यूनल के बारे में। ट्रिब्यूनल रखा कहां पर जाता है? सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे सारे कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रिब्यूनल, और यहां पर इंडस्ट्रियल कोर्ट, लेबर कोर्ट, फैमिली कोर्ट, तो ट्रिब्यूनल आप लोगों को इसी के बीच में यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, मोटर एक्सीडेंट जो क्लेम ट्रिब्यूनल, तो कई सारे ऐसे ट्रिब्यूनल हैं जिनमें से कुछ ट्रिब्यूनल अभी हटाए भी गए हैं। अब इसके बारे में अगर बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, तो जो शब्द है यहां पर ट्रिब्यूनल, ये ड्राइव किया जाता है ट्रिब्यून से। ट्रिब्यून का मतलब होता है यहां पर बेसिकली मजिस्ट्रेट ऑफ द क्लासिकल रोमन रिपब्लिक। ठीक है, तो ये है बेसिकली यहां पर, ये एक तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी होती है, एरिस्टोक्रेसी थी, उसके एक्शन से बचाने के लिए यहां पर ये ट्रिब्यूनल लाया गया था, जो बेसिकली रोमन ऑफिशियल अंडर जो यहां पर मोनार्की होती है, उस टाइम पर ये ट्रिब्यून देखने को मिला था। ट्रिब्यूनल लगा कि यार होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर बात करें हम लोग, अगर कोर्ट के ऊपर काफी सारा बर्डन हो जाता है। अभी आप लोगों ने देखा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक फटकार भी लगाई गई कि यहां पर आज के डेट में उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, इनके इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर दुनिया भर के केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो ये देखिए, आप लोग रेगुलर वीडियो अगर आप लोग मिस कर देते हैं ना, तो आप लोगों को मिस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, किसी भी दिन किसी भी वीडियो से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो रेगुलर वीडियो आप लोग जरूर देखा कीजिए। अगर कहीं पर कोई जरूरी काम हो जाता है, जैसे कि ये जो अगस्त मंथ की वीडियो थी, वैसे कल आनी थी पर थोड़ा काम पड़ गया, पर लेकिन आज मॉर्निंग में डाल दी मैंने, तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इन चीजों के बारे में ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, यानी कि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो गया, एग्जाम में नंबर लेकर डूबेगा, और एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकते हैं। ठीक है, ट्रिब्यूनल जो है यहाँ पर बेसिकली एक पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जिसके हाथ में अथॉरिटी रहती है चीजों को टैकल करने की। क्वाजाई जुडिशियल बॉडी होती है। क्वाजाई जुडिशियल क्या होती है? यानी कि काम तो उसका कोई और होता है, पर जुडिशरी का भी काम वो करने लगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अगर बन जाएंगे आईएएस, तो जुडिशरी का भी कुछ पोर्शन आप लोगों के हाथ में आ जाएगा, जो आप लोग बैठकर चुनेंगे, वहां पर बेसिकली केसेस आप लोग सुनेंगे यहां पर। ठीक है, तो ये क्वाजाई जुडिशियल यानी कि एक प्रोसीडिंग जो कंडक्ट की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा, सिमिलर टू द प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग के इक्वल देखने को मिलती है, तो ट्रिब्यूनल को क्वाजाई जुडिशियल बॉडी आप लोग बोलते हैं। रिजोल्व करती है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, टैक्स से रिलेटेड मैटर सारे देखने को मिलते हैं। तो आप लोग को देखने को मिलेगा नंबर ऑफ फंक्शन, ये यहां पर जो डिस्प्यूट होते हैं दो पार्टी के बीच में, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कोई ऐसी चीजें, तो इसके बारे में बात करती है। तो ये तो इंपॉर्टेंट बातें वैसे हो गई, पर लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो है यहां पर, ये हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया गया 42 यानी कि 42वां संविधान संशोधन किया गया। इसको याद रखिएगा आप लोग, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और 1976 में यहां पर ये संविधान में संशोधन किया गया था। तो 2 आर्टिकल में ऐड किए गए। मैंने आप लोग को बताया था जब पॉलिटी पढ़ा रहा था उस टाइम पर, कि आर्टिकल अगर ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, कैपिटल शब्द यहां पर, तो इसका मतलब है कि अमेंडमेंट करके ऐड किए गए हैं। और अगर छोटे ए बी लिखे हुए, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी ये बेसिकली संविधान में थे। तो आर्टिकल 323 ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल के बारे में बात करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जो भी दिक्कतें आती हैं वो सारे मैटर यहां पर जाते हैं। आर्टिकल जो 323 जो है वो बोलता है कि इसके अलावा जो बच गया वो मुझे दे दो। ठीक है, यानी कि बच गया टैक्स से रिलेटेड मैटर हो गए, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंडियन जो अगर इंडस्ट्रियल लेबर लॉज आ गए, लैंड रिफॉर्म आ गए, सीलिंग अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शन जो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड, रेंट अगर बात करें टेनेंसी से रिलेटेड जो भी इशू है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि ये जो आर्टिकल है 323 बी जो है, ये काफी चीजें आप लोगों को अपने अंदर समाता हुआ नजर आएगा। ठीक है,
तो ये बेसिक है। कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, आर्टिकल 323 ए जो है, आर्टिकल 323 दो है, इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये आर्टिकल 323 ए जो है वो स्टेब्लिश कहता है ओनली पार्लियामेंट के द्वारा, ये स्टेट इसके अंदर काम नहीं करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की जा रही है तो पार्लियामेंट यानी कि सेंटर जो है यहाँ पर वो काम करेगा, और एक स्टेट के लिए एक ट्रिब्यूनल या फिर एक ट्रिब्यूनल जो है एक से ज्यादा स्टेट के लिए आप लोग को देखने को मिल सकता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के बारे में जब बात करते हैं, पर लेकिन जब आर्टिकल यहां पर 323 बी आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इसमें याद रखिएगा पार्लियामेंट जो है और स्टेट जो है वो दोनों काम करते हुए नजर आएंगे यहां पर, ठीक है। तो यहां पर यानी कि एक तरीके से ये दोनों के लिए दोनों अपने अपने कितने भी ट्रिब्यूनल यहां पर बना सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं जो अगर बात करें नो क्वेश्चन ऑफ हायरार्की ऑफ द ट्रिब्यूनल, यानी कि आर्टिकल के तहत यहां पर जो आप लोग कितने भी कई सारे ट्रिब्यूनल क्रिएट कर सकते हैं, तो ये पावर आप लोगों को यहां से निकल कर आती है। तो अभी यहां पर इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट की जा रही है तो ट्रिब्यूनल की काफी ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि ट्रिब्यूनल क्या करता है, जो डोमेस्टिक जो ट्रिब्यूनल है खासकर और जो अदर ट्रिब्यूनल है ये अलग अलग लेवल पर इनको स्टैब्लिश किया है, ताकि जो कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है उसको रिड्यूस किया जा सके, मैटर जो है उसका सॉल्यूशन जल्दी निकाल सके। देखिए अगर कोई नेचर से इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई मैटर आ गया, ठीक है, अब पता चला कोर्ट में मैटर पड़ा हुआ है 10 साल तक, 10 साल में तो यार पूरा का पूरा जंगल गायब हो जाएगा वहां पर, तो इसलिए 6 महीने के अंदर अंदर कोशिश की जाती है मैटर को निपटाया जा सके। तो ये इसी के चलते यहां पर ट्रिब्यूनल को लाया गया। इसमें लॉयर एक्सपर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इन्वायरमेंट या फिर आर्म फोर्स या टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, कई सारे ऐसे डिस्प्यूट यहां पर सोल्व किए जाते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में जो कि आप लोग याद रखते हैं। बाकी ट्रिब्यूनल में अगर कोर्ट में कोई कंपेयर करने के लिए पूछ ले तो ट्रिब्यूनल जो है यहां पर बेसिकली अगर उसके बारे में बात करें तो वो आप लोग को देखने को मिलेगा एडजुकेट करता हुआ जो मैटर को आता है स्पेशल केसेस के लिए, जबकि कोर्ट के अंदर सारे केसेस यहां पर जा सकते हैं। डिसीजन जो है यहां पर इसका अवॉर्ड बोला जाता है, और जाके यहां पर जजमेंट, डिक्री या फिर कन्विक्शन या फिर एक्विटल, तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा ये शब्द यूज किए जाते हैं। ये यहां पर डील करता है स्पेसिफिक केसेस के साथ में, और ये तो भाई साहब खुलेआम कोई भी आओ यहां पर सारे केस देखने को मिलते हैं। पार्टी जो है यहां पर ट्रिब्यूनल में यहां पर एक तरीके से मे बी द पार्टी टू द डिस्प्यूट, ठीक है। ट्रिब्यूनल जो है यहां पर एक ट्रिब्यूनल भी एक तरीके से डिस्प्यूट का पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। कोर्ट के अंदर ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर आप लोगों को अलग जज देखने को मिलेंगे सारी पार्टी। हेड किया जाता है चेयरपर्सन के द्वारा, जुडिशियल मेंबर के द्वारा, जज है रहते हैं यहां पर या पैनल यहां पर हेड करते हैं। यहां पर बेसिकली कोड ऑफ प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया जाता है, नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है और इनके द्वारा पूरा पैटर्न फॉलो किया जाएगा कोर्ट के अंदर का। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी आप लोगों को होनी चाहिए, ठीक है। नेपाल का हाथी जो है वो डैमेज करके चला गया उत्तर प्रदेश की क्रॉप, ये काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देखते हैं। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा मैप बेस्ड। तो नेपाल है हमारी कंट्री में कौन कौन से राज्यों को टच करता है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और इसी के साथ में याद रखना वेस्ट बंगाल को भी टच करता है, सिक्किम। तो 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी बाउंड्री को यहाँ पर बेसिकली टच करता है, ठीक है। क्वेश्चन एक आप लोगों से भी पूछूंगा, नेपाल को सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी टच करती है, उत्तर प्रदेश की टच करती है या फिर बिहार की टच करती है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। बड़े ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, और अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन वहां पर नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेंगे, अगर इनमें से किसी भी राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग तैयार करके जाएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जिसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह कि आज जो है जो पेगासस जो वायरस था उसके बारे में जो केस था वो आज सुना जाएगा यहां पर कोर्ट के अंदर, ये भी यहां पर अभी न्यूज में आ गया। तो इसके बारे में अगर बात करें तो बात की जा रही है डिकोडिंग करने की। अगर पेगासस को डिकोड करते हैं तो सबसे पहले पूछ ले पेगासस ये आया कहां से है, तो इजराइल की कंपनी जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप, तो एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाया गया था टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, ताकि इंसान के फोन में घुसकर जाना जा सके कहां बम ब्लास्ट करने वाला है और कहां पर किसी क्या क्या हरकतें वो करने वाला है। तो इसके चलते बोला गया था कि जीरो क्लिक, यानी कि आप लोगों को अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पर ये कॉल करेगा, कॉल करने के बाद में सारी कॉल भी डिलीट कर देगा और पता भी नहीं चलेगा वायरस आप लोगों के अंदर एंट्री कर चुके हैं, अंदर नहीं आप लोगों के फोन के अंदर, ठीक है। ये क्या क्या काम कर सकते हैं यहाँ पर, ये ऑल्टर कर सकता है सारी चीजें, आप लोगों की कॉल भी कनेक्ट कर सकता है किसी के साथ में, आप लोगों का जो माइक रहता है वो कनेक्ट कर सकता है, आप लोगों का ईयरफोन, आप लोगों का कैमरा, सारी चीजें एक तरीके से एक्टिव कर सकता है। जीपीएस लोकेशन आप लोग आइडेंटिफाई कर सकता है कहां पर है, कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग यहां पर चेक कर सकता है, कॉन्टैक्ट, ईमेल, जीमेल, फीमेल, फोटो, जो भी फोन के अंदर पड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, आप लोग फोन के बारे में सोचिए कि फोन में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, और आप लोग देखिए कि पेगासस वाला सारी चीजें उड़ा सकता है, ठीक है। इसको एंट्री करने का जो रास्ता है यहाँ पर एसएमएस, व्हाट्सएप कॉल, आई मैसेज या फिर कोई अननोन वनरेबिलिटी और भी हो सकती है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसको आप लोग यहाँ पर रोक सके। तो ये काफी खतरनाक है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये अपना काम करने के बाद में वहां से निकल के भी जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये बेसिकली ये यहां पर ये बोलती है इजराइल की कंपनी कि ये किसी भी देश की गवर्नमेंट को ही ये वायरस बेचते हैं, ये और किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि इसको खरीदने की औकात नहीं है एक इंडिविजुअल पर्सन की, इतना महंगा ये आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ डॉलर में देखने को मिलेगा। अगर ये वैसा सस्ता आता तो आज के डेट में सब लोग जो है इसको अपने फोन में डाले फिरते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देख रहा है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को चेक कर रहा है, कोई हस्बैंड वाइफ के पीछे लगी है और हस्बैंड वाइफ और वाइफ हस्बैंड के पीछे लगा हुआ है। तो ये एक
तरीके से सब चीजों में आप लोगों को यहाँ पर ये इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इंसान की प्राइवेसी का भी यहाँ पर हनन होता हुआ नजर आता है। तो कई सारे मुद्दे चेक किए जाएंगे। आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट बन गई थी हमारी कंट्री में, किसके बाद में, केएस पुत्तास्वामी केस के बाद में। तो इसके चलते अगर 21वां आर्टिकल यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं तो पेगासस जैसी चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, उनको हम लोग को रोकना पड़ेगा। तो राइट टू प्राइवेसी जो है राइट टू लाइफ का पार्ट है। इंसान क्या क्या कर रहा है, उसकी खुद की जिंदगी है, उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। तो ये आर्टिकल क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में बन सकता है, तो कंफ्यूजन आप लोग के लिए नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ ले आते हैं, ठीक है। एडिटोरियल जो है देखिए आज ना 2-3 एडिटोरियल कंप्लीटली दे रखे हैं। किसके बारे में ये दे रखे हैं, बेसिकली जो 9/11 का अटैक हुआ। तो एक ओवरव्यू में आप लोगों को दे देता हूं यहां पर, इसके बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। बेसिकली हुआ क्या था, 9/11 का जो अटैक आप लोगों को देखने को मिला था, ये था यूएसए के ऊपर अटैक 2001 में। 2001 में यूएसए के ऊपर अटैक किया गया। 2 बिल्डिंग थी जिनको यहां पर उड़ा दिया गया ओसामा बिन लादेन के द्वारा। ओसामा बिन लादेन इन बिल्डिंग्स को उड़ाकर फिर क्या किया, यहां पर ये यहां से निकला। ये बेसिकली ये अफगानिस्तान के अंदर में था उस टाइम पर। अफगानिस्तान में तालिबान का रूल हुआ करता था। तो तालिबान को अफगानिस्तान के जो तालिबान के अंदर जो अफगानिस्तान में जो रूल था तालिबान का, यूएसए ने बोला कि देखो यार इसने बर्बादी कर दी हमारे देश की, ठीक है। अब बर्बादी कर दी, इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, आप तुम इसको हमको दे दो। पर लेकिन तालिबान जो है उसने माने नहीं, उसने मना कर दिया। बेसिकली मना क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, बोल रहा है बोलने दो, ठीक है। इतने में क्या हुआ, ये ओसामा बिन लादेन जो है ये यहां पर ये प्रोसीजर चल ही रहा था, ये यहां से निकलकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एंट्री कर गया। तो यहां पर पाकिस्तान में एंट्री किया तो फिर यूएसए ने इसको पाकिस्तान में घुस के मारा। पर लेकिन उसका गुस्सा ये रह गया कि तालिबान ने हमारी बात नहीं मानी। तो फिर तालिबान को बोला कि अब इसको हटाकर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक गवर्नमेंट हम लोग यहां पर लेकर आएंगे। तो उसी के चलते इनके द्वारा अफगानिस्तान में एंट्री कर ली गई और ये लगभग यहां पर 20 साल बाद अफगानिस्तान से निकल के गए। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान को रिप्लेस करने आए थे, यहां पर रिप्लेस किया, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई 20 साल तक। उसके बाद में जब यहां से गए फिर से तालिबान आ गया, यानी कि 20 साल के बाद में तालिबान को तालिबान से ही रिप्लेस करके यूएसए यहां से चला गया। तो इतनी इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर देखने को मिली। तो ये हरकतें इनके द्वारा जो यहां पर की गई है, पूरी दुनिया के अंदर इनका क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज के डेट में आप लोगों को याद होगा वी टॉक्स वाले चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो डाली थी तालिबान की, देख रहे हैं क्या फनी वीडियो है वो। एक तरीके से इस तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी है आज के डेट में, वहां पर आप लोग देखकर आप लोग हंसते हंसते पागल हो जाओगे कि कैसे ऑफिसर्स हैं आज के डेट में वहां पर, ठीक है। देखना वो वीडियो छोटी सी ऐसी है, वो मुझे लग रहा है ऐसी होगी 35-40 सेकंड की, एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें आप लोग देखिए। पर लेकिन उस तरीके से देखेंगे तो आप लोगों को हंसी आएगी कि यार एक चल क्या रहा है तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर। पर लेकिन अगर दूसरी साइड में मैं आप लोगों से बोलूं कि सोचिए कि 1 मिनट के अंदर अगर आप लोग भी उस या आप लोग या फिर मैं अगर उस देश में अवेलेबल होता उस टाइम पर जब ऐसा रूल आ चुका है और हम लोग उनके चपेट में आ चुके हैं, तो कैसा लगेगा। एक रूह कांप जाएगी अगर ऐसे लोगों के कंट्रोल में आप लोग आ जाओगे, ठीक है। इससे अच्छे तो एक बार को आप लोग बोल सकते हैं हमारे देश में अंग्रेज थे, जैसे तालिबान का रूल आ गया यहाँ पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। वो तो बिल्कुल ही कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, वो तो बिजनेस करने आए थे अंग्रेज तो। और ये तो यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से महिलाओं की इज्जतें लूटी जा रही हैं, बिल्कुल एक सिस्टम ऐसा स्टेब्लिश कर दिया। अब देखने वाली बात है कि अफगानिस्तान में क्या होने वाला है, ठीक है। तो काफी बुरी कंडीशन यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। एक इंपॉर्टेंट जो मुद्दा यहाँ पर वो है ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। तो अभी यहाँ पर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, बेसिकली यहाँ पर इसको अलाउ कर दिया गया है कि जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है यहाँ पर ईरान के अंदर उनका सर्विलेंस किया जा सके। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर ईरान के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो ये ईरान हो गया। यहाँ पर याद रखिएगा ईरान जो है अगर पूछ ले आप लोगों से कहां पर है, बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री जो है पर्शियन गल्फ और इसी के साथ में कैस्पियन सी के बीच में है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ईरान जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है ईरान के अंदर हम लोग जो चाबार पोर्ट वगैरह ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलता है, कई सारी चीजें आप लोगों ने देखी, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे बन जाते हैं। ऐसा ही पोर्ट यहाँ पर चाइना के द्वारा गवादर पोर्ट डेवलप किया जा रहा है, तो दोनों के बीच में लगभग 72 किलोमीटर की डिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी चीजें काफी सारी चेंज होती नजर आ रही है। तो है क्या यहाँ पर, जब बराक ओबामा के द्वारा बात की गई हसन रूहानी के साथ में, हसन रूहानी यहाँ पर प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा बोला गया और हसनू क्या हाल है, ये बोला, और एक तरीके से यहाँ पर जो ओबामा को बोला और ओबामा मत सल्ला यार तू सुना। तो दोनों के द्वारा बात की, बोला गया बहुत दिन हो गए यार लड़ते जोड़ते, आज एक डील साइन कर लेते हैं। ये बोला ठीक है आ जाते हैं यार डील साइन कर लेते हैं। दोनों पहुंच गए पार्टी में, तो पार्टी की पहले अपना जो भी खाना पीना किया, उसके बाद में डील साइन होगी। उसी टाइम पर यहाँ पर ये जो डील साइन हुई, उसी के बाद में इलेक्शन होने वाले थे। इन्होंने बोला कर लो पार्टी जितनी करनी है, मैं बताऊंगा तुम लोगों को पार्टी कैसी होती है। तो इसके द्वारा आकर क्या किया गया, यहाँ पर इस डील से बाहर निकल गया। डील से बाहर तो निकल गया और वो भी ऐसा निकल गया कि ईरान की खस्ता हालत कर दी। तो ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ये थे बेसिकली मॉडरेट आदमी, सीधे साधे आदमी। तो इस टाइम पर यहाँ पर इनके द्वारा जनता को
बेसिकली समझाया गया था पर, लेकिन यहाँ पर जो कट्टरपंथी है, जो फिलहाल अभी यहाँ पर ये प्रेसिडेंट जो आ गए हैं अभी यहाँ पर ये है बिल्कुल कट्टरपंथी टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कितना नॉर्मल चीजें करके चलेंगे बाइडेन के साथ में, क्योंकि अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी चले गए, तो अभी फिर से इस डील को पावर में लाने की बात की जा रही है। तो इसके चलते अब देखने वाली बात यह है यहाँ पर कितनी चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील में आज की डेट में अगर देखा जाए तो प्रॉपर वे में उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, और अगर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है तो काफी इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिया यहाँ पर दोनों के रिलेशन पे आप लोग को दिक्कत देखने को मिलेगी, ईरान और यूएसए के, और इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया जो है काफी ज्यादा क्रूड ऑयल जो है वो ईरान से खरीदा करता था, पर लेकिन आज की डेट में जब से यहाँ पर पावर में ये चीजें देखने को मिल रही है वो ये सारी चीजें अपनी नहीं कर पा रहे हैं। तो कई सारी दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पर निकल कर अभी आ गई हैं, तो ये भी कई सारी दिक्कत है। एक हंसने के लिए थोड़ी सी न्यूज़ है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में एक अभी रिसेंटली एडवर्टीजमेंट दिखाया गया बेसिकली प्रचार करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें जो हाईवे का जो फोटो यूज किया गया वो कोलकाता के जो हाईवे है, ठीक है, फ्लाईओवर जो कोलकाता का है उसको यूज किया गया दिखाने के लिए कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। तो उसके चलते कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। तो छोटी सी न्यूज़ है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी एक बच्चे के द्वारा बोला गया था इसके बारे में, हालांकि अगर आप लोग वीडियो देखेंगे जो अभी मैंने बनाई है मॉर्निंग में, उसमें सारी चीजें मैंने डिस्कस की गई है, तो इसको देख लीजिएगा। वहां पर उज्ज्वला योजना के बारे में पूरा बताया गया है। पहल योजना क्या था, यहाँ पर पहल क्या था वो बताया गया, जिसके ऊपर ईपीएफओ में क्वेश्चन पूछा गया था, और उज्ज्वला और उजाला में डिफरेंस समझिएगा, वो भी मैंने वीडियो के अंदर बताया, ठीक है। तो वहां पर देख लेना, उसके अंदर डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं ना छोटे छोटे इस तरीके के, तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काफी ज्यादा एक्टिव लग रहे हैं मुझे आज के में, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो कि अप्रिशिएट करने लायक है। अभी बोला गया यूथ शुड बी अवेयर ऑफ सोशल रियलिटी, तो जो भी चैलेंज है सोसाइटी के अंदर क्या क्या रियलिटी है वो यहाँ पर बेसिकली होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर एनवी रमन, तो इनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर देश का यूथ जागरूक होगा तो सारी चीजें सही चलेंगी। अगर यूथ फालतू की चीजों में लग रहेगा, पबजी और यहाँ पर ये लूडो सूडो इनमें टाइम बर्बाद करता रहेगा, तो फिर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो इंसान को एक सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी यहाँ पर यूज करनी चाहिए, तो उसके चलते यहां पर ये बातें बोली गई हैं इनके द्वारा, ठीक है। तो चीफ जस्टिस एनवी रमन साहब जो है वो एड्रेस कर रहे थे 128th जो एनिवर्सरी यहां पर हिस्टोरिकल जो यहां पर बेसिकली इनके द्वारा एड्रेस की जा रही थी, यहां पर जो बेसिकली जो एड्रेस किया जा रहा था स्वामी विवेकानंद का जो शिकागो वाला था ना, वो वहां पर आप लोगों को देखने को मिला था, जिसमें उनके द्वारा ब्रदर एंड सिस्टर बोला गया था। तो उसकी 128वीं एनिवर्सरी इनके द्वारा यहां पर, जिसमें इनके द्वारा बेसिकली स्पीच दी गई थी। तो उसी के चलते इनके द्वारा ये बात बोलेगी यूथ को आगे आना चाहिए और चीजों को टैकल करना चाहिए। ये सारी बातें काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है जब हम लोग बात करते हैं इन मुद्दों के बारे में, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। बाकी एक अप्रिशिएट करने लायक मूव यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से। यहाँ पर एक जो इनके द्वारा ऑल इन फाइनल यहाँ पर 18 ईयर, आप लोग देखिए 8 साल की वो 18 साल की उम्र में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को सक्सेस मिल जाए तो कैसा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है ईमा रेडुकेन के बारे में, इनके द्वारा डिफीट किया गया 19 ईयर ओल्ड, जिनका नाम था यहाँ पर लेला फेडरेंडेंस, ठीक है। तो इनको यहाँ पर इनके द्वारा बेसिकली डिफीट किया गया। तो ये अभी यहाँ पर जो बात की जा रही है यूएस, ये बेसिकली ओपन के बारे में बात की जा रही है। तो बेसिक चीजें इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी आज का ये नन्ना मुन्ना सा डिस्कशन है, बाकी आप लोगों को जाकर देखना है क्या टेलीग्राम, ठीक है। तो टेलीग्राम पे सारी जो है ये वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, और इसी के चक्कर में आज की ये वीडियो भी थोड़ी लेट हो गई क्योंकि काफी ज्यादा कल तो मुझे टाइम मिला नहीं, फिर इसको रिकॉर्ड किया। बेसिकली जिस तरीके से चीजें सारी देखने को मिली तो रात को भी मतलब वही हो गया, मतलब पूरी रात लगा चीजें सी, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा यार इसको, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लग जाती है इस वीडियो में और आप लोगों को फायदा होना चाहिए इनका, ठीक है। तो ये वीडियो थी, बाकी आप लोग ध्यान रखिए अपना। क्वेश्चन के जो आंसर थे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आंसर है इसका ये सी अफगानिस्तान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, जो डैम बनाया गया इंडिया के द्वारा। तो फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी यहाँ पर इसको कई बार बोला जाता है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। ये हैरी रिवर के ऊपर है, ये याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, कंफ्यूज मत होना। ये जो क्वेश्चन है इसमें इनकरेक्ट पूछा गया, तो आंसर क्या है इसका, आंसर है बी, यानी कि 2 और 3 जो है वो इनकरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि पहला सही है यहाँ पर। ये अभी समझ लेते हैं। तो आंसर बोला गया, पहले में जो बोला गया शब्द यूज किया गया इसका मतलब होता है फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। तो ये यहाँ पर मोटो देखने को मिलेगा। तो जो यहाँ पर कॉइन किया गया था इनके यहाँ पर हेनरी डिडोन, ठीक है। तो इनके द्वारा यहाँ पर कॉइन किया गया था यहाँ पर ये, ठीक है। बाकी इनके जो फ्रेंड थे जिनका नाम दिया गया स्टेटमेंट में 1894 की बात की जा रही है। बाकी आप लोगों को पता है यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका रेड देखने को मिलता है, ये साउथ जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो ब्लैक देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया ग्रीन, एशिया है येलो और यूरोप है ये बेसिकली ब्लू। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो कैसा रहा ये लेक्चर, फीडबैक जरूर देना, और दोनों सारी पीडीएफ इकट्ठे मिल जाती है, टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लेना। 10 में से कितने आप लोग इसको मार्क्स देंगे जरूर बताना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।